कहते हैं बाघ हजारों में भी अपना शिकार चुनने का मांदा रखता है और वह जिसे अपना शिकार चुनता है उसे मरना होता है। बाघ उसे पाने के लिए अपनी सभी हदें पार करने से भी गुरेज नहीं करता। आज की कहानी ऐसे ही आदमखोर बाघ की है। बात पुरानी है, बालाघाट जिले का कान्हा वन परिक्षेत्र, जिसके अंदर विस्थापित गांव विशनपुरा जो बंजर नदी के मुहाने पर स्थित था। सन 1972 के बाद इस गांव को कोर एरिया के अंतर्गत लोकेट कर लिया गया, किंतु यह बात 1960 के आसपास की रही होगी, जब एक आदमखोर बाघ जो गांव और आसपास के क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन गया था, उस बाघ ने लगभग सभी उम्र के इंसानों का शिकार किया और लगभग 2 साल तक वह उस क्षेत्र में सक्रिय रहा। एक शाम गायों को चराकर सुनील गायकी अपने गोधन के साथ लौट रहा था। उसके साथ उसका चचेरा भाई श्याम भी था। दोनों गाय चराने का काम करते थे। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के पास स्थित सीमांत क्षेत्र, जो बिल्कुल महाराष्ट्र की बॉर्डर से सटे रहते हैं, वहां गाय चराने वाले लोगों को गायकी के नाम से पुकारा जाता है। गायकी सुबह 8 बजे गांव के पशुधन को जंगल लेकर जाते और शाम तक वापस आ जाते थे। जंगल भी काफी घना था, तो गायों को ताजा ताजा घास की कोंपले खाने को मिलती थी। यह ग्रासलैंड गांव के नजदीक से ही लग जाता था, जो दूर बंजर नदी तक फैला हुआ था। अब जब एक शाम को सुनील और उसका चचेरा भाई गायों को चरा के लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा आज गायें एक साथ चिपक चिपक कर चल रही थीं और कुछ अनमनी सी दिखाई दे रही थीं। दोस्तों, हम इंसानों से उलट जानवरों को गंध और दूसरे हिंसक जानवर की जानकारी पहले ही हो जाती है और वह अपने हाव भाव के जरिए बताने का प्रयास भी करता है। अब इन गायों का झुंड बंजर नदी के पास पहुंच गया था, किंतु गायें अजीब सी बेचैनी में थीं। वो रोज की भांति पानी पीने नदी में नहीं उतर रही थी, बल्कि नदी के आस पास ही रुकी थी, मानो उनमें कंपटीशन इस बात का हो कि नदी में कौन पहले उतरेगा। सुनील अपने चचेरे भाई से अनुभवी था। उसे इस चीज का अनुभव तो नहीं था कि गायें ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। कुछ देर विचारने के बाद वह कुछ नतीजे पर पहुंचा और श्याम से कहता है, श्याम, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या तुम वृक्ष पर चढ़ना जानते हो? इस पर श्याम ने तुरंत सिर हिलाकर हां में जवाब दिया। पर उसके मन में क्यूरियोसिटी तो जाग गई थी, और क्यूरियोसिटी होना स्वाभाविक था, क्योंकि अचानक भाई ऐसा क्यों बोल रहा है। इसी बीच सुनील कहता है, जल्दी से किसी वृक्ष पर चढ़ने की तैयारी करो। दोनों भागकर पास ही ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। उसी दौरान गायों में अजीब सी बेचैनी होने लगती है और वो सभी भागते हुए गांव की ओर जाने लगती है। अब दोनों भाई ये सब वृक्ष से देख रहे थे कि अचानक एक भारी भरकम बाघ उनके सामने आ जाता है और उनको देख के गुर्राता है। इधर दोनों भाइयों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बाघ उनके इंतजार में वहीं बैठ जाता है। पर आज सुनील के जंगल के अनुभव ने दोनों की जान बचा ली थी। पर बाघ वहीं बैठ के बदस्तूर दोनों के नीचे उतरने का इंतजार करने लगता है। इसी दौरान वह बंजर नदी में पानी पीने भी जाता, पर कुछ देर में लौट के आ भी जाता था। अब शाम से रात हो जाती है। तीनों भूखे वहीं रुके रहते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा मौजूद भी नहीं था। उधर गायों का झुंड गांव लौट के आ जाता है, किंतु सुनील और श्याम नजर नहीं आते। हालांकि कभी कभी वो लोग बिना घर वालों को बताए रिश्तेदारी में चले जाते थे, अतः उनके घर वालों ने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर अब वृक्ष पर चढ़े हुए उन लोगों को 2 घंटे से ज्यादा का समय हो जाता है। बाघ भी नजर नहीं आता। तब श्याम अपने चचेरे भाई से बात करते हुए कहता है, बाघ अब जंगल में कहीं चला गया है। अब हम लोगों को नीचे उतरकर गांव जाने की तैयारी करनी चाहिए। इस पर सुनील मना करते हुए कहता है, बाघ एक समझदार जानवर होता है। वह कहीं नहीं गया है, बल्कि वो हमारा इंतजार यही कहीं आसपास छुप कर रहा होगा। बस एक गलती और वो हमारा शिकार कर लेगा। इस पर श्याम कहता है, किंतु यहां कब तक ऐसे ही बैठे रह सकते हैं, और नींद लग गई तो क्या होगा। सुनील कहता है, हमें कैसे भी करके रात गुजारनी ही होगी, क्योंकि बाघ का भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे भी वो रात को निकलने वाला जानवर है और हम लोगों को रात में लगभग दिखना ही बंद हो जाता है। इस तरह उन दोनों ने बात करते हुए किसी तरह रात काट ली और सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो लोग बचते बचाते गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने आसपास लोगों को रात में हुए घटनाक्रम के बारे में बताया, और रात भर नहीं आने के कारण भी उनकी बात पर सबने विश्वास भी कर लिया
कि अब उनके जंगल में एक बाघ घूम रहा है। सबसे पहले गांव वालों ने अपने पालतू पशुओं को घरों के अंदर बांधना या कोठे को ऐसे कवर करना चालू कर दिया जहां से बाघ उनके कोठे के अंदर प्रवेश न कर सके। अब बात पूरे गांव में फैल गई थी कि जंगल में एक बाघ आ गया है, इसीलिए अब जंगल में जाना ठीक नहीं है। लोगों ने भी जंगल से दूरी बना ली थी। पर एक सप्ताह के बाद आदिवासी महिला भूरी और कुछ महिलाएं दोपहर में घास लाने के लिए जंगल चली जाती है। अब उनको गए 2 घंटे से भी ज्यादा का समय हो जाता है। तभी अचानक 2-3 महिलाएं बदहवास सी दौड़ती हुई गांव आती हैं। वो जोर जोर से बोल रही थी। जंगल में नदी किनारे बाघ ने भूरी को उठा लिया और जंगल में कहीं ले गया। अब जल्दी जल्दी पुरुषों ने एक दल तैयार किया और भूरी को खोजने निकल जाते हैं। अभी दल कुछ दूरी पर चला ही होगा कि उन्हें बंजर नदी नजर आ जाती है और वहीं घास का एक गट्ठा दिखाई पड़ता है और आसपास बाघ से स्ट्रगल के निशान भी दिखाई देते हैं। पर भूरी का कहीं अता पता नहीं चल पाया। तब गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, अब कुछ देर में शाम गिरने वाली है और ऐसे में भूरी को खोजना सभी के लिए खतरनाक हो सकता है। बेहतर होगा हम कल सुबह आकर भूरी को खोजने का प्रयास करेंगे। उस बुजुर्ग की बात सभी मान लेते हैं और भूरी को खोजने का काम आज के लिए स्थगित कर दिया जाता है और इसी के साथ सभी लोग गांव वापस आ जाते हैं। किसी तरह भूरी का परिवार रात काटता है। भूरी के परिवार में एक बेटा, बहू और उनकी पोती रहते थे। अब सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव का एक जत्था भूरी को खोजने बंजर नदी के किनारे जाता है। अब वहां से कुछ दूरी पर चलने पर वो जगह दिख जाती है जहां बाघ ने भूरी को ले जाकर खाया था। जत्था अत्यंत सावधानीपूर्वक वहां पहुंच जाता है, पर वो मंजर देख के सभी घबरा जाते हैं क्योंकि भूरी की लाश के नाम पर महज कुछ मांस ही बचा था और लगभग पूरा शरीर खा लिया गया था। अब किसी तरह चादर में लपेटकर भूरी की लाश को गांव लाया जाता है और अंतिम संस्कार कर भावभीनी विदाई दी जाती है। इस वाकया के बाद पूरे विशनपुरा में मातम और डर का माहौल व्याप्त हो गया। गांव के सरपंच ने वन विभाग को सूचित किया कि उनके गांव में एक आदमखोर बाघ घूम रहा है और उसका गांव के लोगों पर यह दूसरा हमला था। पहले हमले में गांव के गाय चराने वाले गायकी तो बच गए, किंतु दूसरे हमले में आदिवासी महिला ने अपनी जान गंवा दी है। यदि समय रहते बाघ को गिरफ्त में नहीं लिया गया तो वह मौत का तांडव पूरे गांव में मचा देगा। जल्दी ही यह बात प्रशासन के माध्यम से कलेक्टर तक पहुंच गई। उन्होंने कुछ निजी शिकारियों को विशनपुरा गांव के क्षेत्र में बाघ को मारने के लिए तैनात कर दिया। शिकारियों के दल में एक अनुभवी शिकारी महाराष्ट्र के नागजिरा इलाके से थे। उनका नाम मोहम्मद गनी था, जिसे उक्के परिचित गनी भाई के नाम से पुकारते थे। गनी भाई का एक सिद्धांत था, वो कभी अपनी बंदूक बेजुबान जानवर पर नहीं उठाते थे। वे केवल सरकार के कहने पर आदमखोर जानवर जैसे बाघ, तेंदुआ या रोग एलिफेंट, जिनसे मानवता को खतरा होने लगता, तब वो अपनी बंदूक से मनुष्यों की रक्षा करते। अन्य शिकारियों में ग्वालियर से बनता सिंहडंग भी विशनपुरा आए थे। वो भी काफी अनुभवी शिकारियों में से थे। उन्हें उनके जानने वाले डंग साहब से पुकारते थे। अब एक और गनी भाई तो एक और डंग साहब थे। दोनों की ही सामुदायिक भवन में रुकने की व्यवस्था की गई थी। वैसे भी गांव में जीवन थम सा गया था। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और न ही कोई इंसान अपने रोजमर्रा के काम कर सकता था। जब सामुदायिक भवन में डंग साहब और गनी भाई मिले तो उन्होंने आपस में बहुत बातें की, जिनसे दोनों को उनके आचार और व्यवहार को समझ पाने में सहायता मिली। दोनों का ही मकसद था और वह था इस आदमखोर से भोले भाले ग्रामीणों को निजात दिलाना। गनी भाई ने डंग साहब को बताया कि उनके परिवार में पुश्तैनी काम शिकार करना था, किंतु बाद में इस पेशे को हमारी नई पीढ़ी ने बदल दिया और अब हम बंदूक उठाते हैं, मगर मासूम का शिकार करने नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा के लिए। कुछ इसी तरह का इतिहास डंग साहब ने भी बताया। दोनों के मध्य शाम तक चर्चा होती रही। शाम की चाय सरपंच के यहां रखी गई थी। संभवतः दोनों चाय के बाद गांव का मुआयना करना चाहते थे, तो चाय पीने के बाद उन्होंने पैदल ही सारे गांव को घूम कर देखा और एक कच्चा नक्शा भी तैयार कर लिया। रात्रि भोज करने के बाद टीम को जल्दी सोना था, क्योंकि सुबह लगभग 5 बजे सभी को एक साथ जंगल में गश्ती लगाने जाने था। अब सब जल्दी से सो जाते हैं। रात में तकरीबन 2 बजे का समय था। गांव में कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी।
गनी भाई चौकन्ने होकर बिस्तर में जाग जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, क्या आदमखोर गांव की गलियों में घूम रहा है? क्या मैं बाहर निकलकर देख सकता हूं? क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? अब गनी भाई बिस्तर से उठते हैं और उन्होंने डंग साहब को भी उठने को कहा। अचानक रात में उठाने के लिए कहा गया तो डंग साहब भी उठकर बैठ गए। तब गनी भाई ने बताया कि उन्हें हल्का सा आभास हो रहा है कि बाघ गांव की गलियों में घूम रहा है। उसका मकसद किसी ऐसे बेपरवाह आदमी के शिकार करने का है या ऐसे व्यक्ति के घर जाने का जिसने अपने मवेशी कम सुरक्षा में रखे हैं। अभी वो यह सब चर्चा कर ही रहे थे कि गलियों से कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगती है। यह आवाज इतनी निरंतर आ रही थी कि अब वो आसानी से समझ सकते थे कि आदमखोर अब पास ही है। एकाएक उन्होंने सामुदायिक भवन की खिड़की से देखा, एक लंबा चौड़ा बाघ वहां से गुजर जाता है। गनी भाई कहने लगते हैं, एह परवरदिगार, आज ये आदमखोर पता नहीं कहां हमला करता है। अब कुछ देर बाद कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आना बंद हो जाती है। सभी ने रेहत की सांस ली कि आज का दिन बाघ के हमले के बिना ही कट गया था। सुबह सबसे पहले उठकर दोनों गांव की गलियों में बाघ के पगमार्क्स का मुआयना करते हैं। डंग साहब ये देखकर दंग रह जाते हैं कि ये बाघ तो अच्छा खासा जवान नरबाघ है, शायद इसकी आयु 5 वर्ष के आसपास होनी चाहिए। फिर ऐसे में ये आदमखोर क्यों बन गया है, यह एक चिंता का विषय था। अब जल्दी से नाश्ता करने के बाद डंग साहब और गनी भाई जंगल में अपनी जीप से निकलते हैं। उनका मकसद बाघ के जंगल से गांव आने का तथा उसके बारे में अन्य जानकारी को जुटाने का था। जब वे बंजर नदी के किनारे पहुंचते हैं तो उन्हें कई इंसानी और पालतू पशुओं की हड्डियां नजर आती हैं। उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि बाघ गांव या भूले भटके इंसानों और पालतू मवेशियों का शिकार करके इसी बंजर नदी के पास लाकर उन्हें खाता है। शिकार को यहां लाने का उद्देश्य यह भी होता है कि नदी में उसे आसानी से पानी पीने मिल जाता है और इंसेक्ट्स उसे परेशान भी नहीं करते। अब यह बात बिल्कुल तय हो गई थी कि बाघ जो भी शिकार करता था उसे यहीं लाकर मजे से खाता होगा। सहसा कुछ दूरी पर चले ही होंगे कि उन्हें एक बैल की आधी खाई हुई लाश दिखाई पड़ती है। तभी डंग साहब के मन में एक प्लान आता है। वो गनी भाई से कहते हैं कि क्यों ना आज रात यही मचान बनाकर रुका जाए, जिससे बाघ की हर एक्टिविटी पर हम नजर रख सकेंगे। गनी भाई तुरंत ही इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बंजर नदी के पास रुकने के बाद वो लोग गांव वापस रवाना हो जाते हैं। इस बार सीधा सरपंच के पास पहुंचकर अपना आज का प्लान उन्हें समझाते हैं। तब सरपंच भी उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाता है। अब गांव के कुछ युवकों की मदद से बंजर नदी के किनारे ऊंचे वृक्ष पर मचान बना दी जाती है, जिस पर आज डंग साहब और गनी भाई रात गुजारने वाले थे। उनके लिए रात में सूखे भोजन की व्यवस्था कर दी जाती है ताकि किसी प्रकार की समस्या उन लोगों को न हो। हालांकि गर्मी का महीना था तो सर्दी लगने जैसी की बात नहीं थी। अब वो लोग दिन ढलने के पहले ही मचान पर जाकर बैठ जाते हैं। आसपास का माहौल देखने के बाद गनी भाई कहते हैं कि डंग साहब, ये गांव कितनी सुंदर जगह स्थित है। पास ही नदी बहती है और मवेशियों के लिए प्रचुर मात्रा में घास भी है। इस पर डंग साहब कहते हैं, गांव बेहद मनमोहक है, पास ही जंगल है। यहाँ के लोगों के लिए वनोपज और जलाऊ संसाधन की कोई कमी नहीं है, किंतु उन्हें इन सब की कीमत चुकानी होती है और वो कीमत है खुद की जान। मुझे पता है कि आदमखोर जानवर के साए में जीना कितना कष्टप्रद होता है, इसीलिए मैं मानवता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। गणी भाई ने भी ऐसा ही कुछ प्रण लिया है। कुछ इस तरह की बात करते हुए दिन ढल जाता है। पशु एवं पक्षी अपने स्थानों में लौट आते हैं। यह सब नजारा देखकर दोनों पुलकित हुए बिना नहीं रहते।